बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड बिलीव मी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और इसको हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको एक और नाम दिया जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, कि ये हमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या आइडिया देते हैं। अब हम ये स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने स्टार्ट करना है इस वे में। ये सारी थ्योरी यहाँ पे की पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिखी है, तो ये सारे की पॉइंट्स आपके लिए ज़रूरी हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ये वाला लेक्चर एक बार नोट डाउन कर लो अपने रजिस्टर पे, और फिर वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो रिवीजन के लिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर भी ये आप लोगों के लिए फ्रूटीफुल रहेगा। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हमें एक वे आउट दिया था। अब इसमें सबसे पहला की पॉइंट ये है कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जब हम किसी भी रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, उस रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। तो सबसे पहले आपने बताना है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। ये चीज़ ग्राफ की फॉर्म में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, वन ऑफ माय फ्रेंड, इसने भी बताई हुई है। तो होता क्या है, जो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग आप दोगे और उसमें क्या लिखोगे कि जब भी आप 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो टेम्परेचर, 10 डिग्री सेल्सियस हमने इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो जाएगा या फिर ट्रिपल। ये एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। तो जैसे ही आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन डबल या फिर ट्रिपल हो सकता है। और इस ऐसा होता क्यों है, जैसे आपने मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल के ऊपर टेम्परेचर अप्लाई किया, उनके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करने से क्या हुआ, मोर थर्मल एनर्जी उनकी हो गई, यानी कि उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ गई। थर्मल एनर्जी के बढ़ने से क्या हुआ कि उनकी जो कोलियंस थी, इफेक्टिव कोलियंस कह लें या सिंपल कोलियंस कह लें, वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गई। यानी कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी इंक्रीज की। थर्मल एनर्जी के इंक्रीज करने से उनकी जो कोलिजन थी वो फ्रीक्वेंट हो गई, यानी कि बहुत तेजी से वो आपस में कोलाइड करने लग गए। और जब कोलिजन ज़्यादा होगी और ज़्यादा एनर्जी पे कोलिजन होगी, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दरअसल कोलिजन थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के लिए ज़रूरी है कि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें। और जब वो कोलाइड कर रहे होते हैं तो दो तरह के कोलिजन बनाते हैं, दो तरह की कोलिजन करते हैं, एक होती है इफेक्टिव, एक होती है इनइफेक्टिव। अब जाहिर सी बात है, इफेक्टिव के नतीजे में ही प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन क्या हो कि अगर कोलिजन्स हो ही बहुत ज़्यादा जाए, बहुत ज़्यादा कोलिजन होंगी, तो वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो यही बात यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हुआ कि उन ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, मोर थर्मल एनर्जी। और उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है फ्रीक्वेंटली आपस में कोलाइड कर पाएंगे, फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे, ज़्यादा एनर्जी पे कोलाइड करेंगे, तो वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ही जो इफेक्ट है, ये ओवरऑल है इतना ही, लेकिन इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन अपनी कर्व की फॉर्म में, किस तरह से एक ग्राफ की फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसे देता है, उसको अब हम स्टडी कर रहे हैं। आपने सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लेना है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें क्या बताना चाहती है। इसकी एक ये प्रॉपर एक डेफिनेशन बन जाती है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स एट अ गिवन टेम्परेचर in the form of graph, या is shown in the graph, that is called as Maxwell Boltzmann distribution curve। ये जो ग्राफ उसने हमें बना के दिया है, इसमें उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टिकल्स की एनर्जीज को, जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट लेवल पे हैं, उसको उसने ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया है। इसी कर्व को नाम दिया जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये आपने ग्राफ बना देना है, और ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का पर्पस हो गया कि वो चाहता है कि एनर्जीज की जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब पार्टिकल्स की जो डिफरेंट एनर्जी है, उसको एक ग्राफ की फॉर्म में कलेक्टिवली उसने हमें शो करके दे दिया है। इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये ग्राफ हमें बताता क्या है, शुरू में तो आपने ये ग्राफ स्टडी करना है। जब आप ग्राफ बना रहे हो तो एक्स एक्सिस पे आपने मोलिकुलर एनर्जी को रखना है, और वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को प्लेस कर देना है, और आपने इस तरह से एक कर्व बनानी है। अब ये कर्व क्या शो करती है, यही चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। ये कर्व, पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसकी तरफ चलते हैं। कर्व हमें शो कर रही है कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो फ्यू पार्टिकल्स हैव वेरी लो एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत लो होती है, जैसे यहाँ पे ये वाले पार्टिकल्स, जिनकी एनर्जी क्या है, बहुत लो है। एंड फ्यू पार्टिकल्स हैव वेरी हाई एनर्जी। कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है,
जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी एनर्जी क्या है आपके पास ज़्यादा है। और देयर आर फ्यू पार्टिकल्स विच हैव इंटरमीडिएट एनर्जी, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट है, समथिंग लाइक दिस कि उनकी एनर्जी यहाँ पे दरमियान में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई एक तरह के पार्टिकल्स नहीं है कि जिनकी एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा हो, जिनकी कम हो, जिनकी इंटरमीडिएट हो। हमारे पास मिक्सचर है कि कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है हमारे पास बहुत कम है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी आपके पास क्या है बहुत ज़्यादा है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है इंटरमीडिएट है। अब मॉलिक्यूल्स, ये पार्टिकल्स तो सारे पड़े हुए हैं, ये सारे रिएक्टेंट हैं, ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हों, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक शर्त है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने की, वो शर्त क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये जितना भी एरिया इस कर्व के नीचे आया है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो भी आया, ये सारे वो पार्टिकल्स हैं जो रिएक्शन के अंदर मौजूद हैं और इन्होंने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। तो ये एरिया, ये सारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो कर रहा है। टोटल एरिया अंडर द कर्व शोज टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने पार्टिकल्स होंगे वो इस कर्व के नीचे वाले एरिया के अंदर आ जाएंगे। अब जो जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होगा, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं, वरना कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल सकता। तो एक्टिवेशन एनर्जी की एक तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन कोट कर देनी है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रीक्वेंट कोलिजन्स बाय द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करने के लिए जिस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब जिस मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी ही नहीं है वो कोलाइड नहीं करेगा। जब तक कोलिजन नहीं होगी, कोलिजन थ्योरी के मुताबिक प्रोडक्ट कभी भी बन ही नहीं सकता। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो एरिया थोड़ा सा यहाँ शो किया गया है, ये वाला एरिया, ये एरिया शो कर रहा है कि ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, और यही पार्टिकल्स यहाँ से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। बाकी ये सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल एनर्जी से डिफरेंट है, वो उसके लिए चाहिए होती है जब रिएक्टेंट्स प्रॉपर कोलाइड करें, इफेक्टिव कोलिजन हो। इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स कभी भी नहीं बनेंगे। तो ये पहला ग्राफ नंबर 1 आपने बनाना है कि ये शो कर रहा है कि ये कर्व के अंदर सारे पार्टिकल्स हैं, रिएक्शन के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने के लिए रेडी है। लेकिन वो पार्टिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हो। और यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा एरिया शो कर रहा है कि ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास मोर देन इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस वक्त तो यही इस काबिल हैं कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं, कंडीशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, जिस टेम्परेचर पे ये ग्राफ है, माइट भी वो टेम्परेचर कम हो, ये T1 कहला सकता है, माइट भी वो 25 पे रिएक्शन को स्टडी किया गया हो, तो ये टेम्परेचर कम पे आपने ग्राफ नॉर्मली स्टडी कर लिया। फिर आप आ जाएं जरा इस साइड पे। अब इस पॉइंट के बाद ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपने साथ साथ याद करने हैं। इस पॉइंट के बाद अब आपने क्या किया, जो चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की वो यहाँ पे एज इट इज मेंशन है कि जो शेडेड एरिया है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को शो करता है। ये जो शेडेड एरिया, ये वाला, ये ब्लैक वाला शेडेड एरिया शो कर रहा है कि ये वो वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनके पास मोर देन इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया, अब एरिया बढ़ाना है हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सके। तो हमने क्या किया, हमने उस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। रिएक्शन का क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से अगेन वो वाली कहानी आएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये हुआ कि मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स क्या होंगी, ज्यादा से ज्यादा होंगी। ज्यादा से ज्यादा कोलिजन्स होंगी तो इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में जितने ज्यादा ऑब्टेन होंगे, हम कहेंगे कि हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन उतना फास्ट हो चुका है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। दैट्स वाई हम स्टार्ट से यही बात करते आ रहे हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हमने ये जो कहानी यहाँ बनाई है ना, इसको अब हमने ग्राफ के फॉर्म में शो करना है। अब ये फाइनल हमारा ग्राफ होगा, ये फाइनल टच है हमारे लॉन्ग क्वेश्चन को। तो चेंजेस इन द बोल्ट्जमैन कर्व आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आपने टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो फिर बोल्ट्जमैन कर्व जो इस तरह की थी, अब उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस अगर थ्योरेटिकल आप लिखोगे तो ये 2 चेंजेस लिखनी है आपने, और अगर ग्राफ की फॉर्म में शो करना है तो वो ये वाला ग्राफ है।
अब पहले हम थ्योरेटिकल देख लेते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर में इंक्रीज किया, कर्व क्या होगी, थोड़ी सी फ्लैट होगी। पहले ये जो ब्लू वाली कर्व है ये बिफोर इंक्रीज इन टेम्परेचर है, यानी कि ये है T1 पे, ठीक है। और ये जो रेड वाली कर्व है ये आफ्टर इंक्रीज इन टेम्परेचर है, ये है T2 पर। और आपने बाकायदा तौर पे यहाँ लिखना है कि T2 ज्यादा है T1 से। ये लाजमी तौर पे आपने यहाँ पे ग्राफ के ऊपर ही मेंशन करना है, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। तो जैसे ही आपने T1 वाली कर्व को देखा, इसकी हाइट जो है कर्व की ज्यादा है, ठीक है, इसकी पीक यहाँ पे है, बहुत ऊपर है, इसकी हाइट ज्यादा है। और इसका जो शेडेड एरिया है उसी के मुताबिक आपने शो करना है। इसका शेडेड एरिया यहाँ पे कम था, ये वाला इसका कुछ शेडेड एरिया था, यानी कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स के पास इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी थी, तो इसका रेट क्या होगा, कम होगा इस रिएक्शन का। और इस कर्व के नीचे सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, अब दोबारा से शो करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया हमने, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया कर्व फ्लैट हो गई। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेड वाली कर्व है ये थोड़ी सी फ्लैट हो गई, इसकी एक तो हाइट कम हो गई। दूसरा क्या हुआ, जो पीक थी उसकी वो शिफ्ट हो गई राइट की तरफ। ये पीक थोड़ी सी आगे निकल के इस साइड पे चली गई, इसको आपने कोशिश करना है थोड़ा सा आगे भी ऐसे शो कर दे। ये पीक राइट की तरफ शिफ्ट हो गई और ये वाला जो एरिया है ये भी बढ़ गया। अब इस एरिया को हम शो करते हैं रेड ग्रीन से शो कर लेते हैं। ये एरिया देखें, एक तो इधर बढ़ गया, दूसरा इसके ऊपर भी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि नंबर, वो वाले नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए जिनके पास एक इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है। अब ये वाले पार्टिकल्स रेडी हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि शर्त पूरी हो गई, इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इनको मिल गया टेम्परेचर के इंक्रीज करने से। ये प्रॉपरली कोलाइड करेंगे, इफेक्टिव कोलिजन होगी और इफेक्टिव कोलिजन के रिजल्ट में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये वाला एरिया बढ़ना ये शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स के पास, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास अब एक्टिवेशन एनर्जी है और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप कलेक्टिवली यहाँ पे इस तरह से फाइनलाइज करोगे कि एवरी 10 डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर में इंक्रीज किया इन द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के मुताबिक, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीज करते हैं तो जो शेडेड एरिया है वो क्या होता है, इन अप्रोक्सीमेट डबल हो जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो इतना डबल हुआ, फिर 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज किया तो इतना डबल हो गया, यानी कि टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर। तो ये हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वर्क है, वन ऑफ माई फ्रेंड, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बस वो पर्सनल हो जाएगा फिर मैं बता नहीं रहा। लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये सारा वर्क शो किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये दोनों ग्राफ बिल्कुल नहीं भूलने, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बनाए हैं, मेरी खुद की ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बनाए हैं, तो आप भी एक दो बार कोशिश करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बस इस एरिया को अच्छे से प्रॉपरली आपने डिफरेंट कलर से मेंशन करना है। और ये एरिया सिर्फ एक पर्पज को शो कर रहा है कि ये वो वाले पार्टिकल्स हैं जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी कि ये पार्टिकल्स इस काबिल हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैक्सवेल्स वर्क। उसने मुझे इतना ही बताया था, अब फिर कभी बताएंगे तो खैर, अब तो वो चला गया बेचारा। तो इंशाअल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे किस तरह से अफेक्ट करती है। तो ये एक आपका इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे द इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।